स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एनिमल किंगडम के बारे में और बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन देखा था। देयर वाज सम वाइज प्रॉब्लम। तो आज हम पहले रिकॉल करेंगे कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, फिर आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। इफ यू रियली लाइक द लेक्चर्स, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो लास्ट लेक्चर में हमने एनिमल किंगडम स्टार्ट किया था। तो अगर हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जाएं तो सबसे पहले बात ये उठी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसके डिटेल्स तक कैसे पहुंचे। तो जो सबसे बेस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी थी ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन का, दैट वाज गिवन बाय आर.एच. व्हिटेकर। आर.एच. व्हिटेकर ने थ्योरी प्रपोज की थी और बेसिकली उन्होंने ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। आर.एच. व्हिटेकर ने बताया था कि ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं, एक प्रोकैरियोट और एक यूकैरियोट। प्रोकैरियोट बोले तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनेले नहीं था इन लैक ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो प्रोकैरियोट देखा गया कि बेसिकली यूनिसेलुलर होते हैं और उसको आर.एच. व्हिटेकर साहब ने किंगडम मोनेरा में रखा। फिर बात आई यूकैरियोट की, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनेले पाए जाए। तो यूकैरियोट का जब जिक्र हुआ तो इसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोट भी पाए गए, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल के बने हुए थे बट दे हैव वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनेले ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो इसके अंदर में किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ा जाता है। फिर बात हुई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की। तो मल्टी सेलुलरिटी की अगर हम बात करेंगे तो सेल वॉल, तो मल्टी सेलुलर इन द सेंस की यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल्स, तो उसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में रखा गया। उसमें देखा गया कि सेल्स जो थे उसमें सेल वॉल प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो गुड, अगर नहीं है तो हमने उसको किंगडम एनिमेलिया में रखा। फिर हमने देखा कि जो सेल वॉल प्रेजेंट है तो क्या फोटोसिंथेसिस यानी जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसा है, ऑटोट्रॉपिक है या हेट्रोट्रॉपिक है। तो जब फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट था तो उसको बोला गया किंगडम प्लांटी, और जहां फोटोसिंथेसिस एब्सेंट था वहां बोला गया किंगडम फंजाई। अब ऑर्गेनिज्म को हमने 5 किंगडम में डिवाइड किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन का दैट इज अबाउट द एनिमेलिया या एनिमल किंगडम। लेकिन कभी भी अगर हम एनिमल बोलते हैं दैट नॉट मीन्स कि वी आर नोइंग अबाउट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल। इसका मतलब ये नहीं कि हम सारे एनिमल्स के कैरेक्टर्स के बारे में जान गए। मुझे बस इतना पता है अभी तक एनिमल में कि एनिमल्स आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैविंग मल्टी सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, एंड जो सेल वॉल होती है इसमें एब्सेंट होती है, एंड देयर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है, हेट्रोट्रॉपिक होता है, यानी खाने के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। तो फिर जिक्र इस बात का स्टार्ट हुआ कि हम एनिमल के बारे में और डिटेल में जाना चाहें। लाइक अगर हम बात करें तो किंगडम जो है दैट इज लार्जेस्ट अमंग द डिवीजन। किंगडम इज लार्जेस्ट अमंग डिवीजन। तो जैसे जैसे लेस सिमिलरिटी से मोर सिमिलरिटी की ओर हम बढ़ना स्टार्ट किए तो ऑर्गेनिज्म को वेरियस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ टाइप ऑफ डाइजेस्टिव ट्यूब। फिर बॉडी सिमेट्री कैसी है, बॉडी प्लान कैसा है, सिलोम पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, नोटोकॉर्ड की क्या पोजीशन है, इसके अकॉर्डिंगली हमने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया। तो हमने इसका डिस्कशन स्टार्ट किया था। तो हमने बताया कि अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इट मे बी मेड अप ऑफ अ सेल। सेल ऑर्गेनाइज होकर टिश्यू भी बनाते हैं, टिश्यूज ऑर्गेनाइज होकर ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन ऑर्गेनाइज होकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो वेरियस सेलुलर ग्रेड पे हमने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया। तो जो हमारे क्लासिफिकेशन का बेसिस मिला ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, दे आर इट मे बी जो ऑर्गेनिज्म है वो सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है या टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है या ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन से बना हुआ ऑर्गेनिज्म। इसमें अगर हमने चर्चा स्टार्ट की तो पहला आया सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी कंप्लीट बॉडी सेल की बनी हुई थी और सेल डिफरेंशिएटेड नहीं थे, सेल ने टिश्यू नहीं बनाया था। बट ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, यानी दे आर मल्टी सेलुलर, लेकिन जो भी ऑर्गेनिज्म है उसमें हर सेल अपने फंक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड। तो बोला जाता है कि जिसमें सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है वहां वेरी प्रिमिटिव टाइप का डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। प्रिमिटिव टाइप का डिवीजन ऑफ लेबर बोले तो सेल्स आर इंटर कन्वर्टिबल, सेल्स एक दूसरे के फॉर्म में चेंज हो जाती थी। जब पोरीफेरा पढ़ेंगे इसका एग्जांपल जो की है तो इसमें देखेंगे कि सेल्स आर इंटर कन्वर्टिबल कैसे हैं या कैसे प्रिमिटिव टाइप का डिवीजन ऑफ लेबर पाया गया। फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल्स ने ऑर्गेनाइज हुआ, सेल्स ऑर्गेनाइज हुए और टिश्यूज बनाए। तो टिश्यूज आर द ग्रुप ऑफ सेल्स व्हिच परफॉर्म्स अ कॉमन फंक्शन, यानी कुछ सेल्स के ग्रुप ने, कुछ सेल्स के समूहों ने कुछ कॉमन फंक्शन परफॉर्म किया, तो हमने बोला वहां पे कि टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। फिर ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात हुई तो फिर इसका एग्जांपल हमने देखा प्लेटी हेलमिंथेज। तो ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में क्या हुआ कि टिश्यूज ने यूनाइट किया और ऑर्गन का फॉर्मेशन किया। फिर ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आया जिसमें
ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके किसी पर्टिकुलर फंक्शन को अंजाम दे रहे थे। फॉर एग्जांपल अगर हम लें अपने अंदर, तो डाइजेस्टिव ट्यूब का अगर हम एग्जांपल लें, तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो उसमें बहुत सारे ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं, लाइक इसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, पेंक्रियाज हो गया, लीवर हो गया। ये सब मिलके एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमें इस तरह के सिस्टम को बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। और इसके एग्जांपल में हमने एस्के हेलमिंथेस से लेके जब कार्डिटा तक पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वहां पे ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होगा। फिर हमारे पास जो दूसरा बेसिक था क्लासिफिकेशन का, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ डाइजेस्टिव ट्यूब। डाइजेस्टिव ट्यूब एक ऑर्गन है, तो सिंपल सी बात है, हम कभी भी पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा में इसका जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे टिश्यू ग्रेड और सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता था। तो डाइजेस्टिव ट्यूब जब बनना स्टार्ट हुआ तो हमने देखा दो तरह के डाइजेस्टिव ट्यूब थे, एक को बोला गया इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब और एक को बोला गया कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब बोलने का मतलब ये था कि जहां पे कंप्लीटली डाइजेस्टिव ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, हैविंग ओनली वन ओपनिंग इन द डाइजेस्टिव ट्यूब व्हिच एक्ट्स लाइक बोथ माउथ एज वेल एज एनस। ऐसा जहां पे डाइजेस्टिव ट्यूब पाया गया वहां बोला गया कि दैट इज ब्लाइंड सैक ऑफ बॉडी प्लान। इसका एग्जांपल प्लेटिहेलमिन्थेस हुआ करता था। फिर आया ऐसा डाइजेस्टिव ट्यूब जो कंप्लीट था, यानी जो भी डाइजेस्टिव ट्यूब बना था उसमें दो ओपनिंग्स थी, जिसमें एक माउथ की तरह एक्ट करता था और दूसरा एनस की तरह। ऐसा डाइजेस्टिव ट्यूब जहां पाया गया वहां बोला गया कि ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, और इसका एग्जांपल रखा गया एस्के हेलमिन्थेस से, कॉर्डेटा में पाया जाता है। फिर हमने बात की एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर के हिसाब से। तो कभी भी कोई सेल, जैसे मान लीजिए फर्टिलाइजेशन हुआ, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है और जाइगोट अल्टीमेटली डिवाइड करके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है बाय गोइंग थ्रू वेरियस फेजेज, जैसे मारुला हो गया, ब्लास्टुला हो गया, गैस्ट्रुला हो गया। इस दौरान जो जाइगोट है जो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रहा है उसमें सेल्स का नंबर इंक्रीज करता रहता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ दिस सेल्स हम इसको बोलते हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। जो आउटर सेल्स का अरेंजमेंट था उसे एक्टोडर्म बोला गया, जो मिडिल में सेल्स अरेंज थी वहां मेसोडर्म, और जो अंदर की तरफ सेल्स अरेंज थी उन्हें बोला गया एंडोडर्म। तो एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर के हिसाब से देखें अगर कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन में एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर का क्या कंट्रीब्यूशन है, तो इसके हिसाब से ऑर्गेनिज्म दो तरह के देखे गए, एक को बोला गया डिप्लोब्लास्टिक और एक को बोला गया ट्रिप्लोब्लास्टिक। जब डिप्लोब्लास्टिक बोला गया तो देखा गया कि जो ऑर्गेनिज्म थे जिनमें डिप्लोब्लास्टिसिटी पाई जाती थी, दे आर फॉर्म, यानी उनकी बॉडी कंप्लीटली बनी हुई थी बाय इन्वॉल्विंग ओनली टू जर्म लेयर। और जो दो जर्म लेयर इन्वॉल्व हो रही थी बॉडी के फॉर्मेशन में, दैट इज एक्टोडर्म और एंडोडर्म, तो उसे बोला गया डिप्लोब्लास्टिक। इसका एग्जांपल हमने पढ़ा पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा। फिर बात आई ट्रिप्लोब्लास्टिक की, यानी कंप्लीट ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन में, यानी कंप्लीट ऑर्गन के फॉर्मेशन में जब एक्टो, मेसो और एंडोडर्म तीनों जर्म लेयर पार्टिसिपेट कर रही थी, तो वहां बोला गया ट्रिप्लोब्लास्टिक ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है, जिसका एग्जांपल हम पढ़ते हैं प्लेटिहेलमिन्थेस से लेके कॉर्डेटा तक। फिर हमने बात स्टार्ट की बॉडी कैविटी के हिसाब से। बॉडी कैविटी या सिलोम बोलते हैं। बॉडी कैविटी क्या होता है कि बॉडी कैविटी जिसे हम बोलेंगे उसका बस दो ही डायमेंशन था, कि अगर हम ट्रू सिलोम बोलते हैं तो उसकी क्या पहचान होनी चाहिए। तो ट्रू सिलोम या सिलोम हम तभी बोलेंगे कि दैट सिलोम या बॉडी कैविटी मस्ट बी फॉर्म बाय द मेसोडर्म। एक तो मेसोडर्म से बनी हो सिलोम, और दूसरा सराउंडेड बाय द मेसोडर्म, यानी चारों तरफ से मेसोडर्म उसे सराउंड भी कर रहा हो। इस कंडीशन में हम बोलेंगे कि बॉडी कैविटी या ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट है। तो बॉडी कैविटी के अकॉर्डिंगली देखें तो ऑर्गेनिज्म तीन तरह से डिवाइड किए गए। एक को बोला गया एसीलोमेट, यानी कोई बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं थी, इसके एग्जांपल में लिया गया प्लेटिहेलमिन्थेस। फिर स्यूडोसिलोमेट, यानी या बॉडी कैविटी या सिलोम तो था, बट ट्रू सिलोम नहीं था। क्यों? क्योंकि अगर ट्रू सिलोम कहने के जो दो डायमेंशन है कि दैट मस्ट बी फॉर्म बाय द मेसोडर्म एंड दैट मस्ट बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल द साइड फ्रॉम द मेसोडर्म, तो ऐसी कोई एक कंडीशन को जस्टिफाई नहीं कर रहा था, तो वहां बोला गया स्यूडोसिलोमिक होते हैं। और इसका एग्जांपल है हेलमिन्थेस, जो कि बहुत बार आपके नीट के एग्जाम में पूछा गया है। फिर बात आई सिलोमेट की, यानी बॉडी कैविटी प्रेजेंट थी और जो बॉडी कैविटी बनी हुई थी इस बात को जस्टिफाई कर रही थी कि बॉडी कैविटी फॉर्म्ड बाय द मेसोडर्म एंड मस्ट बी सराउंडेड बाय द मेसोडर्म। तो इसके एग्जांपल में, यानी सिलोमेट के एग्जांपल में जब हमने देखा था तो देखा था एनेलिडा और कॉर्डेटा इसका एग्जांपल हुआ करता था। फिर बात हुई कि जो बॉडी कैविटी या डाइजेस्टिव ट्यूब बना, तो जो हमने बताया कि जो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब था वहां पे माउथ और एनस एक ही ओपनिंग काम करती थी, और जो कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब था उसमें माउथ एज वेल एज एनस के लिए अलग ओपनिंग थी। तो जहां माउथ एज वेल एज एनस के लिए अलग ओपनिंग थी उसमें माउथ पहले बना या एनस पहले बना, इसके हिसाब से ऑर्गेनिज्म को जब क्लासिफाई किया गया तो कुछ ऑर्गेनिज्म प्रोटोस्टोमेट कहे गए, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें माउथ पहले बना। फिर जिसमें एनस पहले बना उन्हें कहा गया ड्यूट्रोस्टोमेट। फिर बात आई सिमेट्री की। सिमेट्री इन द सेंस कि कोई भी ऐसा प्लेन अगर हम बॉडी से पास करें और वो ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर पाए तो हम बोलते हैं ऑर्गेनिज्म क्या है, सिमेट्रिकल है। यानी इसके बेसिस पे अगर हम सिमेट्री के बेसिस पे बात करें तो ऑर्गेनिज्म दो ही तरह के हो सकते हैं, या तो एसिमेट्रिकल होगा या तो सिमेट्रिकल होगा। एसिमेट्रिकल का मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसा प्लेन अगर ऑर्गेनिज्म के बॉडी से गुजारा जाए या कट किया जाए ऑर्गेनिज्म को, तो उसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड ना कर पाए, यानी नो प्लेन इज पॉसिबल टू डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इन टू इक्वल हाफ, तो हम बोलेंगे ऑर्गेनिज्म क्या है, एसिमेट्रिकल है।
अगर इसका एग्जांपल देखें तो अमीबा तो आपका होता ही होता है एसिमेट्रिकल, बट मोस्ट ऑफ द पोरीफेरा जो होते हैं ग्रुप के मेंबर वो एसिमेट्रिकल होते हैं। उसमें कुछ एक्सेप्शन पाए जाते हैं लाइक ल्यूकोसिलिनिया एंड साइकॉन। फिर हमारे यहाँ स्नेल या पाइला, जब हम पढ़ेंगे मोलस्का तो देखेंगे एम्ब्रियोलॉजिकली मोलस्कन तो बाइलेटरल सिमेट्री अटेन करते हैं, बट जब एडल्ट होते हैं तो उसमें टोरिजन होता है और जिसकी वजह से उनकी बॉडी क्या हो जाती है, एसिमेट्रिकल हो जाती है। फिर दूसरी बात आई कि सिमेट्रिकल क्या होंगे, तो कोई भी ऐसा प्लेन जो ऑर्गेनिज्म को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर पाए तो हम बोलेंगे कि ऑर्गेनिज्म क्या है, सिमेट्रिकल है। अब ये सिमेट्री कैसी है, यानी कौन सा प्लेन है, उसके हिसाब से देखें तो स्फेरिकल सिमेट्री पाई गई, रेडियल सिमेट्री पाई गई, बाई रेडियल पाई गई और बाइलेटरल सिमेट्री पाई गई। फिर हम इनमें डिफरेंशिएट करें कि क्या स्फेरिकल सिमेट्री क्या होती है, रेडियल सिमेट्री क्या होती है। तो स्फेरिकल सिमेट्री बोले तो अगर बॉडी ऐसी है, स्फेयर फॉर्म में है और हम कोई भी प्लेन ऐसा पास कर रहे हो जो सेंटर से होके गुजर रहा हो और ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा हो, तो हम बोलते हैं कि ऑर्गेनिज्म क्या है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल है। इसका एग्जाम्पल हमने बताया रेडियोल्यूरिया और एक्टिनोफाइरस। फिर हम बात कर रहे थे रेडियल सिमेट्री की। तो स्फेरिकल और रेडियल में क्या डिफरेंस होता है, इस बात को थोड़ा समझ लें क्योंकि कंफ्यूज होते हैं आप। रेडियल सिमेट्री इज द टाइप ऑफ स्फेरिकल सिमेट्री, लेकिन जो प्लेन सेंटर से होके पास होगा इट मस्ट बी पासेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप से बॉटम तक जाना चाहिए। अगर टॉप से बॉटम तक जा रहा है और सेंटर से होके जा रहा है तो हम बोलेंगे रेडियली सिमेट्रिकल है ऑर्गेनिज्म। इसके एग्जांपल में हमने देखा सिलेंट्रेटा और इकाइनोडर्मेटा। हम पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कि दे आर एम्ब्रियोलॉजिकली बाइलेटरल सिमेट्रिकल, बट एडल्ट फॉर्म उनका क्या हो जाता है, रेडियल सिमेट्री अटेन कर लेता है। फिर बात आई बाई रेडियल सिमेट्री की, यानी ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म जिसमें रेडियल प्लेन पास होता हो, रेडियली सिमेट्रिकल हो, बट वन मोर देन वन प्लेन इज पॉसिबल, वन मोर देन वन रेडियल प्लेन इज पॉसिबल, तो उसे हम बोलते हैं बाई रेडियल सिमेट्री। और इसका एग्जांपल जो था दैट वाज टिनोफोर। फिर बात आई बाइलेटरल सिमेट्री की, यानी एनी प्लेन जैसे हमारे पैराइटल और दोनों पैराइटल के बीच में जो हमारे सूचर होता है उसे बोलते हैं सेजाइटल सूचर, यानी एकदम मिड पॉइंट की बात करें। यानी ऑर्गेनिज्म को एकदम सेजाइटल प्लेन से अगर हम कट करें तो ऑर्गेनिज्म अगर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए तो हम बोलते हैं कि दैट हैव बाइलेटरल सिमेट्री। और इसका एग्जांपल प्लेटीहेलमिन्थेस से लेके कॉर्डेटा, और इसके जितने एक्सेप्शन आगे के थे इनके बीच के मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। फिर बात आई नोटोकॉर्ड क्या होता है। तो नोटोकॉर्ड एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है दैट इज सॉलिड इन नेचर एंड रॉड शेप। रॉड शेप का होता है, सॉलिड होता है और उसकी खासियत होती है कि बना होता है किससे, मेसोडर्मल वॉल से, और प्रेजेंट होता है डॉर्सल सरफेस पे। यानी अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो सॉलिड हो, रॉड शेप्ड हो, मेसोडर्मल इन ऑरिजिन हो और प्रेजेंट हो डॉर्सल सरफेस ऑफ द बॉडी, तो हम बोलते हैं नोटोकॉर्ड। इसके बेसिस पे हमने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था और बताया था ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं। एक तो जिसके अंदर नोटोकॉर्ड पाया जाएगा तो उन्हें बोला गया कॉर्डेट, और जिसके अंदर नहीं पाया जाएगा उसे बोला गया नॉन कॉर्डेट, जिसका जिक्र हम आगे करेंगे। फिर अल्टीमेटली मैंने एक चार्ट बनाया था जिसमें हमने ऑर्गेनिज्म को एक ब्रॉड या एक छोटे से चार्ट में अगर देखना चाहें उनके कैरेक्टरिस्टिक को, तो ऑर्गेनिज्म को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, पैराजोआ और यूमेटाजोआ में। पैराजोआ में हमने बोला था कि सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनिज्म होता है, और इसमें देखा गया तो एग्जांपल में पोरीफेरा रखा गया, यानी हम पैराजोआ भी बोलते हैं पोरीफेट्स को। फिर यूमेटाजोआ की बात आई तो हमने दो पार्ट में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। तो कहीं पे रेडियल सिमेट्री थी तो उसे बोला गया रेडिएटर, और जहां बाइलेटरल सिमेट्री थी वहां बोला गया बाइलेटेरिया। फिर रेडियल में हमने सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा का जिक्र किया। फिर आया बाइलेटरल सिमेट्री, तो उसमें देखा गया कि प्रोटोस्टोमेट है या ड्यूट्रोस्टोमेट है। अगर प्रोटोस्टोमेट थे तो उन्हें दो कंडीशन, प्रोटोस्टोमेट मतलब माउथ फॉर्म फर्स्ट दैट मे बी एसिलोमिक, स्यूडोसिलोमिक या सिलोमिक, और डिट्रोस्टोमेट में सिलोमिक और साइजोसिलोमिक का जिक्र किया गया। सिलोम की बात करें तो बॉडी कैविटी अगर अगर हमारे मेसोडर्म के स्प्लिटिंग से बनी हो तो उसे हम बोलते थे साइजोसिलोमेट। अगर बॉडी कैविटी ऐसे बनी हुई हो, सिलोम ऐसा बना हुआ हो जो कि स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म ऑफ इंटेस्टाइनल वॉल से हो रहा हो तो उसे हम बोलते हैं इंट्रोसिलोमिक ऑर्गेनिज्म। अब ये हमारे बेसिक्स था क्लासिफिकेशन का। तो पहला क्लासिफाई जब किया गया जिसमें हमने जिक्र किया था सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, एसिमेट्रिकल, ये तमाम बातों का जिक्र किया। तो इसके तहत हमने ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया। एक को बोला नॉन कॉर्डेटा जहां नोटोकॉर्ड नहीं था, या इनवर्टिब्रेट बोला जहां वर्टिब्रल कॉलम नहीं था, और एक को बोला वर्टिब्रेट। तो जो पहला हमारा एनिमल किंगडम में सब फाइलम जो मिला दैट इज पोरीफेरा। पोरीफेरा का अगर हम जिक्र करें तो पोरीफेरा को आइडेंटिफाई किया गया एज एनिमल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम, पोरीफेरा में वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता था जिसकी वजह से इन्हें आइडेंटिफाई किया गया एनिमल की तरह, आइडेंटिफाइड एज एनिमल। ठीक है, किसने किया था, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट इलीस। रॉबर्ट इलीस साहब ने इनको आइडेंटिफाई किया था एज एनिमल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम। एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था
रॉबर्ट ग्रांट। रॉबर्ट ग्रांट ने प्रपोज किया था टर्म पोरीफेरा। पोरीफेरा जो टर्म था दैट इज गिवन बाय द रॉबर्ट ग्रांट। फिर हम बात करें इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में। तो जैसा कि हमें पहले से ही कुछ आइडिया है, तो पोरीफेरा बोला गया मींस पहली बात ये थी पोर्स प्रेजेंट इनके बॉडी सरफेस पे, पोर्स ऑन द बॉडी। जो पोर की बात करें, पोर का अगर हम जिक्र कर लें तो इनकी बॉडी जो बनी होती थी वो पोरस होती थी और बहुत सारे पोर्स पाए जाते थे, ऐसे ऐसे बहुत सारी ओपनिंग थी। इन ओपनिंग को हम कहते थे ऑस्टिया, ओपनिंग को कहते थे ऑस्टिया। और एक सिंगल ओपनिंग हुआ करती थी जिसे कहते थे ऑस्कुलम। ऑस्कुलम हैविंग मल्टीपल ओपनिंग्स दैट इज कॉल्ड ऑस्टिया, और हैविंग अ सिंगल ओपनिंग एट द टॉप या डॉर्सल सरफेस पे एंड दैट इज नोन एज ऑस्कुलम। ऑस्कुलम बोला गया। इसके बीच में जो हॉलो कैविटी बनती थी उसे बोला गया स्पॉन्जोसील कैविटी, स्पॉन्जो सील कैविटी। तो एक बात तो पता है कि इसमें पोर्स होंगे बॉडी सरफेस पे। दूसरी बात इसके बारे में पता था दैट इज सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो इनकी बॉडी बनी हुई थी दैट इज मेड अप ऑफ बाय द कंट्रीब्यूशन ऑफ टू जर्म लेयर। तो इसलिए इन्हें बोला गया डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक यानी दो जर्म लेयर जो कि एक्टो और एंडोडर्म थी, इन्होंने कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन किया हुआ था। ठीक है, अगर देखा जाए इनके मेंबर्स के बारे में तो दे आर मोस्टली एक्वेटिक, मोस्टली एक्वेटिक, मोस्टली एक्वेटिक। तो बॉडी पे देखा गया वेरियस पोर्स पाई गई, ऐसे ऐसे वेरियस पोर्स के दिखाने का प्रयास करें, अगर थोड़ा सा इंक चेंज कर लें तो यहाँ देखिए एक पोर्स प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं ऑस्टिया, ऑस्टिया। और ऑस्टिया के बाद एक ओपनिंग प्रेजेंट थी जिसे कहते थे ऑस्कुलम, और बीच की जो कैविटी बनी थी उसे कहते थे हम स्पॉन्जोसील कैविटी। स्पॉन्जोसील कैविटी कहा करते थे इसे। तो इनके बारे में हमें इतना पता चल गया कि सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनका, बॉडी पे पोर्स प्रेजेंट है, बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट है जिसे ऑस्टिया कहा गया, और एक सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट है जिसे ऑस्कुलम कहा गया। बीच की जो हॉलो कैविटी थी उन्हें स्पॉन्जोसील कैविटी कही गई। और बेसिकली अगर इनका हम जिक्र करें सिमेट्री के बेसिस पे तो दे आर एसिमेट्रिकल एक्सेप्ट ल्यूकोसिलिनिया एंड साइकॉन। तो जिक्र करें इनके वाटर कैनाल सिस्टम का, अगर व्हाट इज द वाटर कैनाल सिस्टम, तो वाटर कैनाल अगर हम सिस्टम देखें थोड़ा सा डिटेल में, तो वाटर कैनाल सिस्टम हम देखें तो इनके बॉडी पे वेरियस पोर्स बने हुए थे ऐसे ऐसे करके, जिसको हम दिखा रहे हैं आपको ट्रांसवर्स सेक्शन करके, ऐसे ऐसे। तो वाटर कैनाल जो सिस्टम था ऐसे हम बना लेते हैं इसे थोड़ा सा, ताकि आपको ज्यादा विजिबिलिटी प्रोवाइड हो। ऐसे हमने कट किया आर्मेचर को। तो वाटर कैनाल सिस्टम बोलने का मतलब कि मोस्टली एक्वेटिक है, तो पानी में रहते होंगे, और पानी में रहते होंगे तो वाटर इधर जो पोर्स हैं उसके थ्रू इंटर करता होगा, फिर ऑस्टिया के थ्रू होते हुए स्पॉन्जोसील कैविटी पहुंचता होगा, और स्पॉन्जोसील कैविटी से ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाता होगा। लेकिन व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस वाटर कैनाल सिस्टम, इस वाटर कैनाल सिस्टम का फायदा क्या था इनके अंदर? तो वाटर कैनाल सिस्टम हेल्प करता था इनके न्यूट्रिशन में, इनके यहाँ एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, अगर हम देखें तो रिस्पिरेशन में हेल्प करता है इनके, और रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है पोरीफेट्स के। तो वाटर कैनाल सिस्टम का अगर हम सिग्निफिकेंस देखें, that provide nutrition, that also helps in excretion, that helps in respiration, and that also helps in reproduction by cross fertilization। तो दूसरा जो टर्म है हमारे पास आया बॉडी वॉल का। तो अगर हम इनके बॉडी वॉल को देखें, तो बॉडी वॉल को अगर हम देखें तो बॉडी, अगर हम एक ऑर्गेनिज्म लें पोरीफेरा का और उसकी बॉडी को कट करें, तो बॉडी को अगर हम कट करेंगे तो हमारे पास दो इस तरह की लेयर पाई जाएंगी। कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आप क्लियरली विजुअलाइज कर पाए उस चीज को। तो हमने एक आउटर लेयर बनाई ऐसे रेड कलर से, ठीक है, ऐसे दो लेयर बना दे रहे हैं, दो, ठीक है। और एक हमने बनाई है व्हाइट कलर से ऐसी लेयर, जो कि लाइन कर रहा है किसको, ऑस्टिया को। इनके बीच का जो गैप है वहां ऑस्टिया होगा, यानी इस पॉइंट पे इनका ऑस्टिया होगा, ऑस्टिया होगा। फिर हमने तीसरी लेयर बनाई बॉडी की दूसरे कलर से, लाइक हमने ये ले लिया, ठीक है, तीन कलर का हमने यूज किया है। तो जो हमने रेड कलर इस्तेमाल किया है ये आउटर वॉल है, आउटर बॉडी पार्ट है, जिसे हम बोलते हैं क्या, पिनेकोडर्म, पिनेकोडर्म, पिनेकोडर्म। जो अंदर वाला है उसे हम बोलते हैं कोआनोडर्म, कोआनोडर्म। और जो लाइनिंग है,
जो लाइनिंग है ऑस्टिया की, दैट इज फॉर्म्ड बाय द स्पेशलाइज्ड सेल्स, उसे हम बोलते हैं पोरोसाइट सेल। पोरोसाइट सेल, ठीक है, पोरोसाइट सेल कहते हैं। जो इनके बॉडी यानी कोएनोडर्म और पिनेकोडर्म के बीच का स्पेस होता है उसे हम बोलते हैं मीजोहाइल। मीजोहाइल। अब हम थोड़ा सा और जिक्र करें इस पिनेकोडर्म का या कोएनोडर्म का, तो पिनेकोडर्म इज फॉर्म्ड बाय अ स्पेशलाइज्ड सेल दैट इज नोन एज पिनेकोसाइट सेल। पिनेकोसाइट सेल। अगर हम कोआनोडर्म का जिक्र करें, दैट इज फॉर्म्ड बाय द कोयोनोसाइट सेल। कोआनोसाइट सेल। और बीच में जो मीजोहाइल बना है, दैट इज फॉर्म्ड बाय द कोआनोसाइट सेल्स। एक कोआनोसाइट सेल्स ही मीजोहाइल का फॉर्मेशन करते हैं। इसका जिक्र अभी हम आगे कर लेंगे थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा और विजुअलाइज करना चाहें इसको, पिनेकोसाइट को और कोआनोसाइट को, तो अगर हम स्ट्रक्चरली देखें तो पिनेकोसाइट का ही हमें ऐसे विजुअल होगा। ऐसी सेल्स की लेयर होती है जो पिनेकोसाइट बनाती है। अगर हम अपने अंदर वाले यानी कोआनोडर्म को देखें, जो बता रहे हैं कि कोआनोसाइट सेल्स बनाती हैं, तो कोआनोसाइट्स आर द सिलिएटेड सेल्स। वो ऐसी सेल्स होती हैं जिसमें अंदर की तरफ सीलिया पाया जाता है, जैसे कॉलर सेल कहते हैं, कॉलर सेल विद द सीलिया, ऐसे अरेंजमेंट होता है उनका। सीलिया क्या, फ्लैजिला होता है सीलिया, ऐसे स्ट्रक्चर पाया जाता है इसके पास, ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो ये अंदर की वॉल लेयर बनाती है फ्लैजिलेटेड, ठीक है। बीच का जो स्पेस है उसे हम कहते हैं मीजोहाइल, और मीजोहाइल में अमीबोसाइट सेल्स पाई जाती है। ये जो मीजोहाइल है, मीजोहाइल कंटेन्स अमीबोसाइट सेल्स। अमीबोसाइट सेल्स का मतलब इस मीजोहाइल में जो सेल्स होंगी, इस मीजोहाइल में जो सेल्स होंगी, उनका क्या होगा, उनका कोई स्पेशलाइज्ड फंक्शन नहीं होगा, या ना ही कोई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। इनका ना कोई स्पेशलाइज्ड फंक्शन होगा, ना कोई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होगा, बट दिस मीजोहाइल सेल इज फॉर्म्ड बाय द कोएनोसाइट सेल्स। क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, तो ये जो अमीबोसाइट सेल्स हैं, इनको इनके फंक्शन के अकॉर्डिंगली नेम दिया जाता है। इनको इनके फंक्शन के अकॉर्डिंगली नेम दिया जाता है। इस अमीबोसाइट सेल का अगर हम जिक्र करें, अमीबोसाइट सेल का अगर हम जिक्र करें, तो ये वेरियस टाइप की अमीबोसाइट सेल्स पाई जाती है। लाइक नाम नेमली देखें तो आर्कियोसाइट सेल, आर्कियोसाइट सेल। फिर दूसरी होती है थीसोसाइट सेल, थीसोसाइट सेल्स। तीसरी होती है ट्रोफोसाइट सेल, ट्रोफोसाइट सेल। और चौथी होती है स्पॉन्जियोब्लास्ट सेल। और भी बहुत सारी टाइप की सेल पाई जाती हैं, लेकिन नीट के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये सेल्स पूछे गए हैं आपके एग्जामिनेशन में, दैट्स वाई इनका देख लें। तो हमने बताया कि जो हमारा मीजो है इसमें बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं, जो कि अल्टीमेटली कौन बनाता है, कोएनोडर्म या कोएनोसाइट्स बनाती हैं। और ये मीजोहाइल में ऐसे ही टहलती रहती हैं। इनका कोई स्पेशलाइज्ड फंक्शन नहीं होता है, लेकिन जब भी इनको जरूरत पड़ती है तो एक इंटर कन्वर्ट हो जाती है। जैसा कि मैंने बताया था कि जहाँ पे सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, वहाँ पे प्रिमिटिव टाइप ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। तो ये जो मीजोहाइल में अमीबोसाइट सेल्स टहल रही हैं, अगर इनको जरूरत पड़ी, जैसे सपोज करिए कि इनको लगा कि कोई पिनेकोसाइट सेल्स डैमेज हो गई, तो ये अमीबोसाइट सेल्स पिनेकोडर्म में या पिनेकोसाइट में कन्वर्ट हो जाएंगी। अगर इन्हें लगा कि कोएनोसाइट सेल कोई डैमेज हो गई है, तो अमीबोसाइट सेल्स कोएनोसाइट का फॉर्मेशन कर देगा। तो इनका फंक्शन क्या होता है, इंटर कन्वर्टिबल होता है, यानी जिस मीजोहाइल में रहती तो है, लेकिन जरूरत के हिसाब से अपने फंक्शन को मॉडिफाई कर ले जाती है। तो इसके फंक्शन के अकॉर्डिंगली इनको अलग अलग नेम दिया गया। लाइक अगर हम आर्कियोसाइट सेल्स की बात करें, तो दे हैविंग पावर ऑफ रिपेयरिंग एंड रीजनरेशन, रिपेयर एंड रीजनरेशन, यानी कोई पार्ट अगर टूट गया है इनके पिनेकोडर्म या पिनेकोसाइट या कोएनोडर्म या कोएनोसाइट का, तो ये तुरंत आर्कियोसाइट सेल्स जो हैं कोएनोसाइट या पिनेकोसाइट सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। फिर थीसोसाइट सेल की बात करें तो दो स्टोर्स सरप्लस फूड, स्टोर्स सरप्लस फूड, सरप्लस फूड जो होता है उसको स्टोर करती है। ट्रोफोसाइट की बात करें तो दे आर एसोसिएटेड विद इंट्रासेलुलर डाइजेशन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन का बोले तो मतलब ये होता है कि जो एक कोइनोसाइट सेल्स होती है उनमें फ्लैजिला होता है, तो जब भी ऑस्टिया के थ्रू स्पॉन्जियोसील में वाटर जाता है और कोई भी न्यूट्रिटिव सब्सटेंस जाता है, तो स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन करके उसे ट्रैप कर लेती हैं और अपना डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करके डाइजेशन परफॉर्म कर लेती हैं। ऐसे डाइजेशन को हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन, एंड दैट इज परफॉर्म बाय द ट्रोफोसाइट सेल्स। फिर बात आती है स्पॉन्जियोब्लास्ट की, तो ये बनाती हैं क्या, स्पॉन्जिन फाइबर, स्पॉन्जिन फाइबर, स्पॉन्जिन फाइबर का ये फॉर्मेशन करती है, ठीक है। तो ऐसी
ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो अगर हम बॉडी वॉल को लिटरली देखना चाहें थोड़ा सा और स्पेशलाइज्ड करके, तो बॉडी वॉल जस्ट ऐसे दिखाई देगी, पिनेकोसाइट्स पिनेकोडर्म बना रही होंगी, और फिर अंदर की तरफ मीजो जो हमारा कोएनोसाइट होगा वो कोएनोडर्म का फॉर्मेशन कर रहा होगा ऐसे। कोएनोसाइट को हम कॉलर सेल्स भी बोला करते हैं क्योंकि इनका अपीयरेंस कुछ ऐसा होता है, और इससे फ्लैजिला एराइज हो रही होती है, जिससे कि वाटर जो ऑस्ट्रिया के थ्रू अंदर आता है उसे मूव कराते रहते हैं, ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकालते रहते हैं, और न्यूट्रिशन एक्सक्रीशन और तमाम चीजों में रोल प्ले करता है। बीच में हमारी मीजोहाइल होगी, और अंदर की तरफ अगर हम बात करेंगे तो स्पॉन्जोसील कैविटी होगी, स्पॉन्जोसील कैविटी होगी। इसी सिस्टम को हम बोलते हैं वाटर कैनाल सिस्टम। ठीक है, जो हमारा ऑस्टिया बना हुआ है, तो ऑस्टिया की जो लाइनिंग है, सपोज करिए ये ऑस्टिया है, तो ऑस्टिया की लाइनिंग इज फॉर्म्ड बाय द स्पेशलाइज्ड सेल। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, एंड दैट इज कॉल्ड पोरोसाइट सेल्स। पूछा जाता है कि द लाइनिंग ऑफ ऑस्टिया इज फॉर्म्ड बाय, दैट इज फॉर्म्ड बाय द पोरोसाइट सेल्स। अगर बताया जाए, पूछा जाए कि मीजोहाइल का फॉर्मेशन कौन करता है, दैट इज बाय द कोएनोसाइट सेल्स। ठीक है, आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। फिर हम बात करें इनके स्केलेटन का। तो स्केलेटन का बात करें, अगर इनकी बॉडी स्केलेटन का बात करें, तो बॉडी स्केलेटन इज मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स। बॉडी स्केलेटन इज मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स। बहुत बार सवाल पूछा गया है कि जो हमारे सिलेंट्रेट होते हैं उनकी बॉडी या बॉडी स्केलेटन कैसे बना होता है, दैट इज मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स। स्पिक्यूल्स की बनी होती है, जिसको डायग्रामेटिकली मैंने प्रेजेंट किया है। तो स्पिक्यूल्स को वेरियस उनके शेप के अकॉर्डिंग नाम देते हैं, मोनोएक्सॉन, ट्राइएक्सॉन, टेट्राएक्सॉन और पॉलीएक्सॉन। जैसा कि उनका शेप होता है उसके हिसाब से हम उसका नाम देते हैं स्पिक्यूल्स का। ठीक है, ये जो स्पिक्यूल बने होते हैं, अगर इनका हम जिक्र करें, तो दैट मे बी मेड अप ऑफ, द स्पिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ आइदर बाय कैल्शियम, तो हम कैलकेरियस स्पिक्यूल कहेंगे। सिलिकॉन का बना होगा तो सिलिशियस स्पिक्यूल कहेंगे, या समटाइम्स दैट इज फॉर्म्ड बाय द स्पॉन्जिन फाइबर। स्पॉन्जिन फाइबर का कभी कभी बना होता है। ठीक है, तो जो हमारा पोरीफेरा, पोरीफेरा के अंदर जाके जब हम ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं, तो हम जो क्लासिफिकेशन है पोरीफेरा का, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्पिक्यूल्स। स्पिक्यूल के बेसिस पे ही हम पोरीफेरा के मेंबर्स को क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। तो अगर हम स्पिक्यूल के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं कि कैसा बना हुआ है, तो ऑर्गेनिज्म को हम तीन तरह से क्लासीफाई करते हैं। अगर कैल्शियम का बना हुआ है तो हम बोलते हैं कैलकेरियस स्पिक्यूल। तो इसके बेसिस पे देखें, ऑन द बेसिस ऑफ स्पिक्यूल, तो ऑर्गेनिज्म को हम क्लासीफाई करते हैं कैलकेरिया, यानी स्पिक्यूल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम। फिर हम बोलते हैं हाइलोस्पॉन्जिया, और फिर बोलते हैं डेमोस्पॉन्जिया, यानी ऑर्गेनिज्म को फिर क्लास में डिवाइड किया गया है, फाइलम के बाद क्लास में डिवाइड किया गया। तो कैलकेरिया मतलब स्पिक्यूल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का स्पिक्यूल बना होगा। हाइलोस्पॉन्जिया की बात करेंगे तो इसमें जो स्पिक्यूल बना होगा दैट इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन, और डेमोस्पॉन्जिया की बात करेंगे तो स्पिक्यूल इज मेड अप ऑफ स्पॉन्जिन फाइबर। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया गया। तो अगर हम देखें तो कैलकेरिया का एग्जांपल देखें, जहां पे कैल्शियम के स्पिक्यूल पाए जाएंगे, दैट इज ल्यूकोसिलिनिया, साइकॉन, और फिर हम बात करेंगे अर्म, जिसे हम क्राउन स्पॉन्ज कहते हैं। कॉमन नेम अभी इनके देख लेंगे क्या होते हैं। फिर हम बात करते हैं हाइलोस्पॉन्जिया की, जिसे हम बोलते हैं यूप्लेक्टेला। यूप्लेक्टेला को हम बोलते हैं वीनस फ्लावर बास्केट, या बोलते हैं वेडिंग गिफ्ट इन जापान। तो लास्ट में हम इनके नेम्स लिख लेंगे कॉमन। फिर हम बात करते हैं डेमोस्पॉन्जिया की, तो डेमोस्पॉन्जिया में जो स्पिक्यूल बना होता है दैट इज मेड अप ऑफ स्पॉन्जिन फाइबर, स्पॉन्जिन फाइबर का बना होता है। इसके एग्जांपल देखें तो एग्जांपल होगा यू स्पॉन्जिया, जिसे कि हम फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, बाथ स्पॉन्ज कहते हैं। फिर हमारे पास स्पॉन्जिला होता है, स्पॉन्जिला को फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कहते हैं। और फिर होता है क्लियोना, क्लियोना को हम बोरिंग स्पॉन्ज कहते हैं। इस तरह से हमने ऑर्गेनिज्म या जो क्लासिफिकेशन हुआ है पोरीफेरा का, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्पिक्यूल, कि उनका स्पिक्यूल कैसे बना हुआ है, दैट इज आइदर मेड अप ऑफ कैल्शियम, तो हम कैलकेरिया में रखेंगे, जिसका एग्जांपल है ल्यूकोसिलिनिया, साइकॉन और अर्न, जिसे क्राउन स्पॉन्ज कहते हैं। फिर हाइलोस्पॉन्जिया, यानी जो स्पिक्यूल है दैट इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन। तो यूप्लेक्टेला, जिसे कि वीनस फ्लावर बास्केट या वेडिंग गिफ्ट इन जापान। और तीसरा जो होता है डेमोस्पॉन्जिया, जिसमें स्पिक्यूल बना होता है स्पॉन्जिन फाइबर का, इसका एग्जांपल होता है यू स्पॉन्जिया, जिसे हम बाथ स्पॉन्ज कहते हैं, स्पॉन्जिला, जिसे हम फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कहते हैं, और क्लियोना, जिसे हम बोरिंग स्पॉन्ज कहते हैं। ये बात हो गई स्पिक्यूल की। जो डेवलपमेंट होता है इसमें इनडायरेक्ट होता है। डेवलपमेंट जो होगा इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोले तो लार्वल फॉर्म प्रेजेंट होता है, और दो तरह के लार्वा होते हैं, पैरेनकाइमोला और एम्फीब्लास्टुला।
यानी डेवलपमेंट इज बाय द इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, एम्फी ब्लास्टुला। दो तरह के लार्वा पाए जाते हैं जिनको मैंने डायग्राम में रिप्रेजेंट किया। तो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा, एक्वेटिक होंगे, तमाम चीजें। तो अब हम कॉमन नेम का जिक्र कर लें कि कॉमन नेम क्या क्या पाए जाएंगे इसमें। तो पहला कॉमन नेम में हमारा आएगा अर्न, जिसे हम क्राउन स्पॉन्ज कहते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्या, क्राउन स्पॉन्ज। दूसरा हमारे पास कॉमन नेम में जो पूछा गया है वो है यूप्लेक्टेला, सबसे ज्यादा बार पूछा गया है यूप्लेक्टेला। यूप्लेक्टेला को हम बोलते हैं वीनस फ्लावर बास्केट, वीनस फ्लावर बास्केट, या वेडिंग गिफ्ट इन जापान, वेडिंग गिफ्ट इन जापान, वेडिंग गिफ्ट इन जापान। फिर तीसरा हमारे पास है दैट इज यू स्पॉन्जिया, यू स्पॉन्जिया को हम बोलते हैं बाथ स्पॉन्ज। फिर हमारे पास है स्पॉन्जिया, स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला को हम बोलते हैं फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। फिर हमारे पास है क्लियोना, क्लियोना को बोलते हैं हम बोरिंग स्पॉन्ज। ठीक है, तो तीन, एक पूरा कॉमन नेम हो गया एंड दैट्स ऑल अबाउट द पोरीफेरा। ये हमारा पोरीफेरा हो गया। तो अगर हम थोड़ा सा और इसके बारे में जिक्र कर लें, थोड़ा पोरीफेरा के बारे में जान लें, तो पोरीफेरा को अगर हम शॉर्टकट में याद करना चाहते हैं तो इनके नेम में ही सारे टर्म होते हैं, लाइक पोरीफेरा। पोरीफेरा से हम क्या डिनोट कर सकते हैं, जैसे पी डिनोट्स फॉर पोर्स ऑन द बॉडी, पोर्स ऑन द बॉडी। सिंपली मल्टीपल पोर प्रेजेंट थी, जो पोर्स प्रेजेंट थी उसमें ऑस्टिया हुआ करती थी, और एक सिंगल ओपनिंग जो थी उसे ऑस्कुलम कहा करते थे। ठीक है, बात करें तो रिप्रोडक्शन, इंटरनल रिप्रोडक्शन जो बात करें, अगर रिप्रोडक्शन की बात करें अगर इनमें, तो रिप्रोडक्शन बेसिकली बाइसेक्सुअल या एसेक्सुअल। ठीक है, अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं तो बॉर्डिंग इज मोस्ट कॉमन, बॉर्डिंग इज मोस्ट कॉमन ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, मोस्ट कॉमन। फर्टिलाइजेशन जो होता है इंटरनल, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और डेवलपमेंट जो होता है वो इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट जो होगा वो इनडायरेक्ट होगा थ्रू एम्फीब्लास्टुला एंड पेरेन्काइमुला लार्वा। फिर रॉबर्ट इलीस ने आइडेंटिफाई किया था इसको एज एनिमल। सिमेट्री की बात करें इसमें तो एसिमेट्रिकल होते हैं, बेसिकली मोस्टली एसिमेट्रिकल, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, कौन कौन से, लाइक हमने ल्यूकोसिलिनिया साइकॉन का जिक्र किया था जिसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। इनके सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है इनके नाम में ही छुपे होते हैं। तो कॉमन नेम और इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर याद कर लेंगे तो यू विल गेट द मार्क्स। ठीक है, अब हमारा जो अगला हमारा जो फाइलम है जिसका जिक्र करेंगे दैट इज सिलेंट्रेटा, दैट इज सिलेंट्रेटा, जिसे हम निडेरिया भी बोलते हैं, जिसे हम निडेरिया भी बोलते हैं। सिलेंट्रेटा का अगर हम जिक्र करें कि सिलेंट्रेटा क्या है, तो सिलेंट्रेटा को रिकॉग्नाइज किया गया, रिकॉग्नाइज्ड एज एनिमल, रिकॉग्नाइज्ड एज एनिमल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रीजनरेशन पावर। इनके पास रीजनरेशन की पावर पाई जाती थी जिसकी वजह से इनको रिकॉग्नाइज किया गया एज एनिमल। अगर इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देखें तो डिप्लोब्लास्टिक होंगे, यानी जो भी कंप्लीट बॉडी होगी दैट इज मेड अप ऑफ बाय इन्वॉल्विंग टू जर्म लेयर, एक्टो और एंडोडर्म। टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम देखें तो जो ऑर्गेनिज्म थे इनको हम रेडिएटा में पढ़े थे, तो हैविंग रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है इसके अंदर। और जो बॉडी कैविटी होती है, अगर हम इसको देखें ऑर्गेनिज्म को, तो इनके पास बॉडी कैविटी जो होती है दैट इज नोन एज सिलेंट्रॉन, इसे हम क्या बोलते हैं, सिलेंट्रॉन, विच ओपन्स थ्रू द माउथ। एक माउथ होता है और जहां से माउथ ओपन होता है उसे हम बोलते हैं क्या, अपर, क्या बोलते हैं, हाइपोस्टोम। तो हम बोल सकते हैं कि बॉडी हैविंग सिलेंट्रॉन विच ओपन्स बाय अ माउथ विच प्रेजेंट ऑन द हाइपोस्टोम। और इसी हाइपोस्टोम रीजन में इनके पास वेरियस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है ऐसे, जिसे हम बोलते हैं क्या, टेंटिकल्स,
ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसे हम बोलते हैं क्या, टेंटिकल्स। टेंटिकल्स बोलते हैं, टेंटिकल्स टर्म इस्तेमाल करते हैं इनके लिए। ये एक्वेटिक होते हैं, ठीक है, मोस्टली मरीन होते हैं। डाइजेशन जो इसमें होता है एक्स्ट्रा और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन दोनों होता है। डाइजेशन इज बाय एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन ही परफॉर्म करते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर या सिलेंट्रॉन में, और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन भी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जो माउथ पे टेंटिकल्स होते हैं, जो माउथ पे टेंटिकल्स होते हैं वो फीडिंग ऑपरेशन में हेल्प करते हैं। टेंटिकल्स जो होते हैं, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो रेडियल सिमेट्री प्रोसेस करता है, उनकी अपनी एक खासियत होती है कि दे कैन परसीव देयर स्टिमुलस फ्रॉम 360 डिग्री, 360 डिग्री पे अपने स्टिमुलस की जानकारी ये दे सकते हैं, और इसी हाइपोस्टोम का इस्तेमाल करके अपने फूड को ये कैप्चर करते हैं। तो जो एक टेंटिकल्स है जिसकी वजह से फूड कैप्चर करते हैं, इट आल्सो हेल्प्स इन लोकोमोशन। तो जो टेंटिकल्स होती हैं फूड कैप्चरिंग में और लोकोमोशन में हेल्प करता है। देखेंगे इसमें कोई स्पेशलाइज सेल पाई जाती है, तो दे आर बेसिकली कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ नीडोसाइट सेल्स। यानी अगर इनके नर्वस सिस्टम की बात करें कि इनका नर्वस सिस्टम कैसा होता है, इनके नर्वस सिस्टम की अगर हम बात कर लें, नर्वस सिस्टम की, क्योंकि स्टिमुलस परसीव कर रहे हैं तो डेफिनेट सी बात है कि कुछ ना कुछ नर्वस सिस्टम का जिक्र होगा। तो पहली बात हम ये जानते हैं कि सिलेंट्रेटा में वेरी प्रिमिटिव टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम पाया जाता है। प्रिमिटिव टाइप, बहुत प्रिमिटिव टाइप का। इसमें जो न्यूरॉन पाए जाते हैं वो नॉन पोलर न्यूरॉन होते हैं, नॉन पोलर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, नॉन पोलर न्यूरॉन पाए जाते हैं हमारे सिलेंट्रेट्स में, ठीक है। अगर हम बात करें तो इसमें सीएनएस या पीएनएस नहीं होता है, हैविंग नो सीएनएस एंड पीएनएस, यानी ब्रेन भी नहीं होता होगा। तो जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं वो इंट्रा एपिडर्मल प्रेजेंट होते हैं, इंट्रा एपिडर्मल नर्व नेट के फॉर्म में, इंट्रा एपिडर्मल नर्व नेट के फॉर्म में, नर्व नेट के फॉर्म में। इनके पास एक कैरेक्टरिस्टिक सेल होती है जिसे बोलते हैं नीडोसाइट सेल, हैविंग कैरेक्टरिस्टिक नीडोसाइट, नीडोसाइट सेल, जिसे हम नीडोब्लास्ट सेल भी बोलते हैं, नीडोब्लास्ट सेल भी बोलते हैं, या इसे हम स्टिंगिंग सेल भी बोलते हैं, जिसकी वजह से ये अपने प्रे पे अटैक करते हैं या तमाम चीजों की जानकारी लेते हैं। इस नीडोसाइट या नीडोब्लास्ट की बात करें तो अगर हम देखें डायग्रामेटिकली इसे देखना चाहें कि नीडोसाइट या नीडोब्लास्ट कैसा होता है, तो बुक से थोड़ा सा सिंपल डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा। इट इज जस्ट लुकिंग लाइक दैट। इनके पास एक सेल होती है ऐसे, और एक थ्रेड लाइक जो सेल होती है ऐसे कवर कर रही होती है ऐसे, और इसमें स्टिंग्स बनी होती है ऐसे ऐसे कांटेदार स्ट्रक्चर बना होता है जिसे स्टिंग्स कहते हैं, स्टिंग सेल होती है। और ये नीडोब्लास्ट कैविटी होती है, नीडोब्लास्ट, नीडोब्लास्ट कैविटी। इस नीडोब्लास्ट कैविटी में जो होता है फ्लूइड भरा होता है, बेसिकली हिप्नोटॉक्सिन भरा होता है, हिप्नोटॉक्सिन भरा होता है, हिप्नोटॉक्सिन। और इनकी स्टिंग सेल्स हैं जो धागे नुमा इसमें अडेयर है, स्टिंग सेल्स है। तो जब भी इनको कोई चीज परसीव करती है तो बेसिकली ये जो हमारा नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट सेल्स हैं वो टेंटिकल्स में और बॉडी में प्रेजेंट होती है। तो ये तुरंत नीडोसाइट सेल्स बाहर आती हैं, जब बाहर आती हैं और अपने स्टिंग्स को यूज करती हैं तो जो हिप्नोटॉक्सिन है वो जो भी प्रे होता है उसको क्या कर देता है, हिप्नोटाइज कर देता है और अपने टेंटिकल्स के हेल्प से उसे परसीव कर देती है। तो कहीं ना कहीं इनके फीडिंग मैकेनिज्म में हेल्प कर रही हैं। और नीडोसाइट की बात करें तो दैट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स सेल, मोस्ट कॉम्प्लेक्स सेल ऑफ एनिमल किंगडम, मोस्ट कॉम्प्लेक्स सेल होती है एनिमल किंगडम की, ठीक है। तो इसमें स्टिंग्स होती हैं, हिप्नोटॉक्सिन सेल होते हैं नीडोब्लास्ट में, नीडोसाइट कैविटी में। तो जब भी ये किसी प्रे क्या करती हैं, इसी स्टिंगिंग सेल या हिप्नोटॉक्सिन के होने की वजह से क्या करती हैं, पैरालाइज करती हैं, हिप्नोटाइज करती हैं और उनको फीड कर जाती हैं। तो फीडिंग ऑपरेशन में हेल्प करता है ऐसे। फिर अगर हम आगे जिक्र करें इनके बारे में, जिसका हम नीडोसाइट को थोड़ा सा और क्लियरली डायग्रामेटिकली दिखाना चाहें, तो ऐसी स्टिंग सेल्स थ्रेड नुमा होती हैं और इनका इस्तेमाल जब भी इनको करना होता होगा, देखिए पहले अंदर है लिड्स में, फिर जब इनका इस्तेमाल करना होता है फिर बाहर आती हैं और अपने स्टिंग से जो भी प्रे है उसको क्या करती हैं, हिप्नोटाइज करती हैं। दे आर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स सेल ऑफ द एनिमल किंगडम, ठीक है। तो इसके दम पे ये मैकेनिकल एज वेल एज फिजिकल स्टिमुलस रिप्रेजेंट करती हैं। तो इसमें दो बातें हैं कि अगर हम देखें इनिशिएशन ऑफ फीडिंग ऑपरेशन स्टार्ट हुआ सिलेंट्रेट में, इनिशिएशन ऑफ फीडिंग ऑपरेशन, फीडिंग ऑपरेशन। तो अपने प्रे का ये पता कैसे लगाती हैं, दैट इज बाय द फिजिकल स्टिमुलस। इनिशिएशन ऑफ फीडिंग ऑपरेशन इज बाय केमिकल,
केमिकल स्टिमुलस। और फिर बात करें रिकॉग्नाइज इट्स प्रे, रिकॉग्नाइज इट्स प्रे, जो प्रे होता है बाय मैकेनिकल स्टिमुलस। जब भी उन्हें मैकेनिकली पता चलता है कि हाँ हमारे पास हमारा प्रे है, तो इस केमिकल का इस्तेमाल करके, हिप्नोटॉक्सिन का इस्तेमाल करके अपने फीडिंग ऑपरेशन को क्या करती हैं, कंप्लीट करती हैं। अगर हम थोड़ा सा और इनके बारे में जाने तो ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं, सिलिम्फेट्स शो करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या होता है कि कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा अगर बॉडी फॉर्म हो उसके, तो उसे हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो ऑर्गेनिज्म के पास दो बॉडी फॉर्म प्रेजेंट होता है, एक होता है पॉलिप और दूसरा होता है मेडुसा। दो फॉर्म में बॉडी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, पॉलिप और मेडुसा फॉर्म में। पॉलिप फॉर्म जो होता है दैट इज सिलिंड्रिकल एंड सेसाइल, सिलिंड्रिकल शेप में होता है, सिलिंड्रिकल एंड सेसाइल, यानी मूव नहीं करता है, एक जगह पे फिक्स रहता है। तो यहाँ देखिए पॉलिप फॉर्म में बॉडी को सिलिंड्रिकल दिखाया गया है और बेसिकली ये सेसाइल होती है। जो मेडुसा फेज होता है इनका दैट इज अम्ब्रेला शेप्ड होगा और क्या होंगे, फ्री फ्लोटिंग होंगे, फ्री फ्लोटिंग होंगे। आपके बुक में डायग्राम बना होगा दो, इसमें पॉलीफॉर्म दिखाया गया होगा हाइड्रा में और अम्ब्रेला शेप में दिखाया गया होगा आरेलिया को। ठीक है, तो ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं जो सिलिंड्रेट्स के मेंबर होते हैं। पॉलीफॉर्म तो सिलिंड्रिकल होता है, सेसाइल होता है, इसका एग्जांपल हाइड्रा होगा। और मेडुसा की बात करेंगे तो अम्ब्रेला या फ्री फ्लोटिंग फॉर्म होता है, आरेलिया में पाया जाता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करेंगे इनके बारे में थोड़ा सा और बात कर लें तो दे फॉर्म्स कोरल। कुछ जो हमारे सिलिंड्रेट के मेंबर होते हैं वो कोरल का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम कहते हैं मूंगा। कोरल का फॉर्मेशन करते हैं, बेसिकली कुछ ही करते हैं इसमें। लाइक अगर हम एग्जांपल लें तो कोरेलियम, रुब्रम, रुब्रम, और ये बनाता है रेड कोरल। तो कोरेलियम रुब्रम जो है रेड कोरल का फॉर्मेशन करता है, मूंगा का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और मिएंड्रियाना नाम सुना होगा, मिएंड्रियाना को हम बोलते हैं ब्रेन कोरल, कोरल, ब्रेन कोरल। बेसिकली ये क्या होता है, स्पॉन्जी होता है या हॉलो होता है। तो कोरल का फॉर्मेशन करता है रेड कोरल और मिएंड्रियाना, यानी सम ऑफ द सिलिंड्रेट, सम ऑफ द मेंबर ऑफ सिलिंड्रेट फाइलम फॉर्म्स कोरल। कोरल मतलब क्या होता है, अपने चारों तरफ एक कैलकेरियस सेल बनाती हैं। जब ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो एक कोरल जो है समुद्र में ऐसे प्रेजेंट होती है। तो इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो कोरल से अगर देखें तो लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, और सबसे बड़ा एग्जांपल है तो ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ इस कोरल के क्या है, एग्जांपल है। ठीक है, लक्षद्वीप और ग्रेट कोरल रीफ। तो आपसे बस पूछा जाएगा कि कोरल का फॉर्मेशन कौन कौन करते हैं, तो कोरेलियम, रुब्रम और मिएंड्रियाना। फिर हम बात करें तो ये मेटाजेनेसिस शो करते हैं, मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस का मतलब क्या होता है समझ लेते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो जो सिलिंड्रेट के मेंबर हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। और बेसिकली बॉडी जो है दो फॉर्म शो करती है, दो तरह का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। एक क्या होता है, पॉलीफॉर्म होता है और दूसरा मेडुसा फॉर्म होता है। तो पॉलिप अगर हम देखें, पॉलिप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और मेडुसा बनाता है। पॉलिप एसेक्सुअल, बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर्म्स मेडुसा। और मेडुसा क्या करता है, मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है, मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा और सेक्सुअली जो है पॉलिप बनाता है। इस सवाल बहुत बार पूछा जाता है, पॉलिप का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ऐसे, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं होता है फॉर्मेशन। तो मेल और फीमेल जब आपस में फर्टिलाइज करते हैं तो बनाते हैं एक लार्वा जिसे कहते हैं प्लेनुला लार्वा। यानी यहाँ पे डेवलपमेंट क्या है, इनडायरेक्ट है। प्लेनुला लार्वा फिर से क्या बनाता है, पॉलिप का फॉर्मेशन करता है। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी पॉलिप रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड फॉर्म मेडुसा। ठीक है, और मेडुसा जो है रिप्रोड्यूस करती है सेक्सुअली और फॉर्म करती है क्या, पॉलिप। तो एमएसपी याद कर सकते हैं, मेडुला सेक्सुअली पॉलिप। तो इसका उल्टा आपको ऐसे ही याद रहेगा। इसका एग्जांपल दिया गया होगा कि जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या मेटाजेनेसिस है दैट इज सोन बाय द ओवेलिया। इसी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बेसिस पे जो मेंबर्स हैं इसके उसको क्लासिफाई किया गया है। जो सिलेंट्रेट के मेंबर हैं उनको क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ पॉलिप एंड मेडुसा। तो अगर हम देखें तो तीन तरह के मेंबर्स को क्लासिफाई किया गया। एक को बोलते हैं हाइड्रोजोआ, हाइड्रोजोआ। एक को बोलते हैं साइफोजोआ, साइफोजोआ। और एक जो मेंबर होते हैं उसे हम कहते हैं एंथोजोआ।
एंथोजोआ। जब हम हाइड्रोजोआ की बात करेंगे तो एक कंडीशन होगी, या तो पॉलिप फॉर्म, पॉलिप और पॉलिप मेडुसा बोथ, पॉलिप एंड मेडुसा बोथ। हाइड्रोजोआ में पॉलिप फॉर्म होगा या पॉलिप मेडुसा दोनों होगा। तो अगर इसका एग्जांपल है हाइड्रोजोआ का, दैट इज हाइड्रा ओबेलिया एंड फाइसेलिया। हाइड्रा ओबेलिया और फाइसेलिया। फाइसेलिया को हम पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर कहते हैं, पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर। ये कॉमन नेम बहुत बार पूछा गया है। तो हाइड्रा ओबेलिया और फाइसेलिया। यहाँ पे हाइड्रोजोआ में पॉलिप फॉर्म या तो होगा या तो पॉलिप मेडुसा बोथ होगा। साइफोजोआ की बात करेंगे तो यहाँ केवल मेडुसा फेज पाया जाएगा। साइफोजोआ में केवल मेडुसा फेज पाया जाता है। तो एग्जांपल अगर हम देखें, दैट इज ऑरेलिया। ऑरेलिया, ऑरेलिया को एक नाम भी देते हैं, कॉमन नेम भी बोलते हैं, जिसे बोलते हैं जेलीफिश, जेलीफिश। फिर हम बात करें एंथोजोआ की, तो यहाँ पे एंथोजोआ में केवल पॉलिप फॉर्म प्रेजेंट होता है। अगर एंथोजोआ के एग्जांपल लें हम लोग तो एडेम्सिया, एडेम्सिया। एडेम्सिया को एक नाम भी देते हैं, सी एनीमोन बोलते हैं हम लोग, सी एनीमोन। फिर दूसरा अगर एग्जांपल लें इसी का, दैट इज गार्गोनिया। तो गार्गोनिया को हम नाम देते हैं सी फैन, कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट इनके। फिर हमारे पास तीसरा होता है, दैट इज पेनेटुला। पेनेटुला को हम नाम देते हैं सी पैन। और चौथा होता है मेएंड्रियाना, जिसे बोलते हैं ब्रेन कोरल। तो इस तरह से ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया है द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ मेटाजेनेसिस की कौन सा लाइफ फॉर्म प्रेजेंट है। अगर पॉलिप या पॉलिप मेडुसा बोथ है तो हाइड्रोजोआ, जिसका एग्जांपल हाइड्रा ओबेलिया और फाइसेलिया। साइकोजोआ में केवल मेडुसा प्रेजेंट है तो ऑरेलिया, जिसको हम जेलीफिश भी बोलते हैं। और एंथोजोआ में केवल पॉलिप फॉर्म प्रेजेंट होता है, जिसका एग्जांपल है एडेंसिया, गार्गोनिया, पेनेटुला एंड मेएंड्रियाना। एक और बात करें अगर हम सिलेंट्रेट के बारे में ही, तो सिलेंट्रेट के बारे में एक चीज और जान लेते हैं। यहाँ पे एक चीज और प्रेजेंट होती है, दैट इज रीजनरेशन। क्योंकि हमने बताया था कि सिलेंट्रेट्स आर क्लासिफाई, या सिलेंट्रेट को आइडेंटिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ द रीजनरेशन प्रॉपर्टी। तो जिनकी बॉडी वॉल बनी होती है, बॉडी वॉल देखें अगर हम रीजनरेशन के लिए, तो एक आउटर एक्टोडर्म हो गया मान लीजिए, और एक इनर का एंडोडर्म हो गया। तो आउटर एक्टोडर्म और एंडोडर्म में इंटरस्टिशियल सेल्स पाई जाती है, इंटरस्टिशियम सेल पाई जाती है। तो जो अगर हम ऑर्गेनिज्म को कट करें, किसी ऑर्गेनिज्म को कट करें हम सिलेंट्रेट के, तो इट मस्ट बी पोसेस बोथ एक्टोडर्म एज वेल एज एंडोडर्म। जो रीजनरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं वो इंटरस्टिशियल सेल होती हैं, इंटरस्टिशियल सेल। बट कोई भी अगर किसी ऑर्गेनिज्म को हम कट कर रहे हैं तो ये डेफिनेटली ध्यान रखें कि एक्टोडर्मल इंटरस्टिशियल और एंडोडर्मल इंटरस्टिशियल जब साथ होंगी तभी ऑर्गेनिज्म रीजनरेट कर पाया जाएगा। किसी भी ऐसे इंटरस्टिशियम, चाहे वो एक्टोडर्म का हो चाहे वो एंडोडर्म का हो, उसकी अकेले कैपेबिलिटी नहीं है कि वो पूरे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर सके। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट द फाइलम पोरीफेरा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे और हर लेक्चर में 2 फाइलम के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा, लेक्चर समझ में आए होंगे। कोई सजेशन, कोई मॉडिफिकेशन आप जरूर सजेस्ट कर सकते हैं। अच्छा लगे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।